आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे असूल माशियात के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड रिलेटेड, फर्म से क्या मुराद है। फर्म एक तंजीमी इकाई है जो किसी भी कारोबार को कंट्रोल करती है। फर्म के फ़राइज़ कारोबार की बुनियाद डालने से लेकर नफ़ा हासिल करने तक फैले हुए होते हैं, यानी एक ऐसी इकाई है जो पूरे कारोबार को कंट्रोल करती है और इसके फ़राइज़ जो हैं कारोबार को शुरू करने से लेकर नफ़ा हासिल करने तक फैले हुए होते हैं, मसलन बाटा शू कंपनी वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्म के मसारफ़े पैदाइश यानी लागत पैदाइश। तो इसका मतलब है किसी चीज़ को बनाने पर, किसी शय की ख़ास मकदार को बनाने पर फर्म को जो भी ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ता है उसे कहते हैं फर्म के मसारफ़े पैदाइश। मसारिफ का मतलब होता है लागत, खर्च, और पैदाइश का मतलब होता है चीज़ें बनाना। तो चीज़ों की ख़ास मकदार बनाने के लिए किसी भी फर्म को जो अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे उन्हें कहते हैं फ़र्म के मसारफ़े पैदाइश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मजमन मसारिफ से क्या मुराद है, यानी कोई हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो वो आमलीन पैदाइश जिसका कोई भी कारोबारी शख्स खुद ही मालिक हो और ख़ुद ही उन्हें कारोबार में लगाए, तो उसका अंदाज़न जो मुआवजा निकालेगा उसे कहते हैं मजमन मसारिफ। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। कोई फर्म जिन आमलीन पैदाइश की खुद ही मालिक हो और ख़ुद ही इन्हें कारोबार में लगाए तो आमलीन के अंदाज़न मुआवजे को मजमन मसारिफ कहते हैं। यानी अगर हमारे पास मशीनरी या फिर कोई भी जो है चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी मलकियत है और हम उसे अपने कारोबार में लगा देंगे, ज़ाती मलकियत तो हम उसे कारोबार में लगा दें, इसका मतलब हम उसका अंदाज़न मुआवजा निकालेंगे। यानी अगर हम उसे किराए पे देते तो हम उससे कितने पैसे वसूल करते, तो अंदाज़न जो मुआवजा निकालते हैं उसको कहते हैं मजमून मसारिफ। मजमून मसारिफ में फ़र्म के मालिक की अपनी मेहनत का मुआवजा, यानी अगर वो मज़दूर की जगह भी हम खुद ही अपने कारोबार में काम कर रहे हों, इसके अपने सरमाए का सूद। तो बेसिकली यहाँ पर अपने का लफ्ज़ आएगा, यानी हम पैसे जो है हम कहीं से लोन नहीं ले रहे बल्कि अपने ज़राए से ही कारोबार में लगा रहे हैं। अपनी ज़मीन का लगान और सरमाए की फरसूदगी अलाउंस वगैरह शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुअय्यना लागत। मुअय्यना लागत या मुअय्यना मसारिफ एक ही चीज़ होती है, यानी हमारे पास जो है बेसिकली मसारिफ दो तरह के होते हैं, मुअय्यना और मुतगय्यर। मुअय्यना का मतलब होता है फिक्स, यानी वो मसारिफ, वो खर्चा जो किसी भी फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ता है उसे कहते हैं मुअय्यना मसारिफ। यानी अगर सपोज़ कारोबार बंद हो जाए तो फिर भी फर्म को ये बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसके अंदर हमारे पास मिसाल है मसलन इमारत का किराया, सरमाए पर सूद। यानी जो हमने इमारत ली हुई है अगर फैक्ट्री बंद भी हो जाए, हमने किराए पे ली हुई है, तो इसका मतलब हमें उसका किराया अदा करना पड़ेगा। और जो भी हमने कर्जा लिया हुआ है, सरमाया लिया हुआ है, उस पर हमें सूद भी अदा करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं ऐसे मसारिफ जिनका पैदावार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, पैदावार के बढ़ने या काम होने से ये काम ज़्यादा नहीं होते बल्कि मुकर्रर रहते हैं, अगर कारोबार बंद भी हो फिर भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं मुअय्यना मसारिफ। और हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है इमारत का किराया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुतगय्यर आमले पैदाइश। मुतगय्यर का मतलब होता है तब्दील होने वाले। आमले पैदाइश चार होते हैं बेसिकली। आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो मुतगय्यर का मतलब होता है तब्दील होने वाले। इसका मतलब ऐसे आमलीन पैदाइश जो कि अरसा कलील में, यानी हमारे पास अरसा कम है, वक्त कम है, हमने कोई भी चीज़ का ऑर्डर मिल गया, हमने चीज़ बनानी है, तो इसका मतलब है जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं, यानी चीज़ों को कम ज़्यादा देखा जाए तो हम जो है ऑर्डर को कभी कंप्लीट कर सकते हैं अरसा कलील में भी। जैसे हम सरमाया ज़्यादा लगा के या फिर मेहनत यानी मज़दूर को ज़्यादा लगा के। तो इसका मतलब है ऐसे आमलीन पैदाइश जिनको अरसा कलील में पैदावार में इजाफे या कमी की मुनासबत से बदला जा सके, यानी वो आमलीन पैदाइश जिनको पैदावार में इजाफा या कमी करने के लिए तब्दील किया जा सके उन्हें मुतगय्यर आमलीन पैदाइश कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है मेहनत और सरमाया शामिल है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो आमलीन पैदाइश जिन्हें अरसा कलील में तब्दील नहीं किया जा सकता उन्हें मुतगय्यर आमलीन पैदाइश कहते हैं, इसमें ज़मीन शामिल है। तो यहाँ पर मुतगय्यर आमलीन पैदाइश आया, इसका मतलब मुअय्यना भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुतगय्यर मसारिफ। मुतगय्यर मसारिफ को बराह रास्त मसारिफ भी कहते हैं, यानी ये वो मसारिफ होते हैं जिनका पैदावार के साथ ताल्लुक़ होता है।
पैदावार के बढ़ने से ये बढ़ते हैं और पैदावार के कम होने से कम होते हैं। जैसे खाम माल पर आने वाला खर्चा, यानी जितना हमें ऑर्डर मिलेगा, हम जितनी चीज़ें बनाएंगे उतने ही हमारे पैसे भी खर्च होंगे। उसके अलावा आर्जी मज़दूरों की उजरतें, यानी जो हमने अपने पास मज़दूर फैक्ट्री में आर्जी रखे हैं, काम होगा तो उन्हें बुलाएंगे, काम नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे, इसका मतलब वो मुतगय्यर मसारिफ कहलाएंगे। उसके अलावा खाम माल की यहाँ कीमत लिखी हुई है और बिजली का बिल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मसारफ़े पैदाइश की दो इकसाम। तो बेसिकली मसारफ़े पैदाइश की दो इकसाम होती हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। मुअय्यना मसारिफ़ यानी जिनका पैदावार के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, पैदावार के कम ज़्यादा होने से ये कम ज़्यादा नहीं होते। और दूसरा मुतगय्यर मसारिफ़, जिनका पैदावार के साथ ताल्लुक़ होता है, पैदावार के कम ज़्यादा होने से ये भी कम ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है औसत मुअय्यना मसारिफ से क्या मुराद है। औसत मुअय्यना मसारिफ, औसत का मतलब होता है फ़ी इकाई मुअय्यना मसारिफ। औसत का लफ्ज़ जब भी आए इसका मतलब फ़ी इकाई। तो अगर हम बात करें औसत मुअय्यना मसारिफ से मुराद फ़ी इकाई मुअय्यना मसारिफ हैं। बच्चे इसको बहुत आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। जब भी किसी चीज़ के साथ औसत आए तो हमने आगे वही लफ्ज़ लिखना है, सिर्फ औसत की जगह फ़ी इकाई। तो औसत मुअय्यना मसारिफ से मुराद फ़ी इकाई मुअय्यना मसारिफ हैं। अब जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि हमारे पास औसत मुअय्यना मसारिफ से मुराद पैदावार की फ़ी इकाई मुअय्यना मसारिफ हैं। तो इसका मतलब है कुल मुअय्यना मसारिफ को हम जब डिवाइड करेंगे पैदावार की इकाइयों पे, तो बेसिकली बच्चे फार्मूला सही होना चाहिए। हमारे पास औसत मुअय्यना मसारिफ का फार्मूला है कुल मुअय्यना मसारिफ यानी टोटल फिक्स कॉस्ट TFC डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू का मतलब होता है पैदावार की इकाइयाँ। तो हमने बिल्कुल सही यहाँ पे लिखना है, चाहे हम उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो TFC डिवाइडेड बाय क्यू यानी पैदावार की इकाइयाँ। अब जब हम कुल मुअय्यना मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पे रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो कितना था और कितनी चीज़ें हमने बनाई। जब हम इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक चीज़ को बनाने पर औसत मुअय्यना मसारिफ कितने बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत मुतगय्यर मसारिफ। औसत मुतगय्यर मसारिफ से मुराद पैदावार की फ़ी इकाई मुतगय्यर मसारिफ हैं। सेम वही डेफिनेशन, सिर्फ हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मुतगय्यर मुअय्यना की जगह मुतगय्यर। तो औसत मुतगय्यर मसारिफ से मुराद पैदावार की फ़ी इकाई मुतगय्यर मसारिफ हैं। और इसको मालूम करने के लिए हम कुल मुतगय्यर मसारिफ को यानी TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं पैदावार की इकाइयाँ यानी क्यू पे। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा जो है वर्डिंग को चेंज किया गया। यहाँ हम लिखेंगे पैदावार की इकाइयाँ यानी क्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुख्ततम मसारिफ। मुख्ततम का लफ्ज़ जब भी है इसका मतलब अलग अलग इकाइयों पर यानी अलग अलग किसी इकाइयों को बनाने पर जो खर्चा किसी फर्म को बर्दाश्त करना पड़ता है उसे कहते हैं मुख्ततम मसारिफ। उसके अलावा कुल मसारिफ में होने वाले इजाफे को भी कहते हैं मुख्ततम मसारिफ। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। किसी शय की मज़ीद इकाइयों को पैदा करने की वजह से मजमूई मसारिफ में यानी कुल मसारिफ में जो इजाफा होता है, तो बजाय कि हम इस तरह लिखें, हम सिंपल अल्फाज में इसको लिखेंगे कि कुल मसारिफ में होने वाले इजाफे को मुख्ततम मसारिफ कहते हैं। एग्जाम्पल है मसलन 10 मीटर कपड़ा बनाने के कुल मसारिफ, यानी हम 10 मीटर कपड़ा बना रहे थे, हमारा खर्चा आ रहा था 200 रुपया, और 11 मीटर कपड़ा बनाया तो कुल में कितने का इजाफा हुआ, 215 का। इसका मतलब है जो 11वां मीटर कपड़ा बनाया उसमें इजाफा कितने के हिसाब से हुआ है, 200 में 215 में से 200 निकाल दें तो 15 रुपये का। इसका मतलब जो कुल में चेंजिंग हो रही है, तब्दीली हो रही है, उसको कहेंगे मुख्ततम मसारिफ, यानी ये हमारे पास 15 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है औसत लागत और मुख्ततम लागत के दरमियान ताल्लुक। लागत को हमने पहले भी कहा मसारिफ भी कहते हैं, यानी औसत मसारिफ और मुख्ततम मसारिफ के दरमियान ताल्लुक क्या होता है। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। अब हम देखेंगे AC मतलब औसत मसारिफ, ये औसत लागत, और MC मतलब मुख्ततम मसारिफ मुख्ततम लागत। अब औसत मसारिफ जब कम हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए ये कम हो रहे हैं, जब औसत मसारिफ कम हो रहे होते हैं तो मुख्ततम मसारिफ औसत मसारिफ से भी कम होते हैं, क्योंकि मुख्ततम मसारिफ का जो ये खाता है ये मुख्ततम क्योंकि यहाँ पर मुख्ततम मसारिफ का ये जो खाता है ये औसत मसारिफ से भी कम है। इसका मतलब जब औसत मसारिफ कम हो रहे होते हैं तो मुख्ततम मसारिफ औसत मसारिफ से भी कम होते हैं।
उसके बाद जब औसत मसारिफ कम से कम होते हैं तो मुख्ततम मसारिफ उसके बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर औसत मसारिफ जो हैं कम से कम है, मुख्ततम मसारिफ भी उसके बराबर हैं। जब औसत मसारिफ बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ देखा जाए ये बढ़ना शुरू हो गया। जब औसत मसारिफ बढ़ रहे होते हैं तो मुख्ततम मसारिफ औसत मसारिफ से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जो है ज़्यादा है, मुख्ततम मसारिफ इससे भी ज़्यादा है। तो अब हम कह सकते हैं जब औसत मसारिफ कम हो रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली पहले ये कम हो रहे थे, मुख्ततम मसारिफ औसत मसारिफ से भी कम होते हैं। जब औसत मसारिफ कम से कम होते हैं तो मुख्ततम मसारिफ भी उसके बराबर होते हैं, और जब औसत मसारिफ बढ़ रहे होते हैं तो मुख्ततम मसारिफ औसत मसारिफ से भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मलफूफ़ी ख़त कैसे अख़ज़ करते हैं। मलफूफ़ी ख़त का मतलब क्या होता है? तो ये अरसा कलील के औसत मसारिफ के ख़त को जमा करके अख़ज़ किया जाता है। यानी अगर बच्चे हम यहाँ पर मलफूफ़ी ख़त की बात करें तो इसका मतलब है हमारे पास बेसिकली अगर लंबे अरसे के LAC यानी औसत मसारिफ का जो ख़त होगा उसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास जो हैं वो अरसा कलील के औसत मसारिफ होंगे। जैसे बच्चे यहाँ पर हम डायग्राम की बात करें तो बेसिकली हमारे पास LAC यानी अरसा तवील के जो औसत मसारिफ हैं उसके अंदर अरसा कलील के औसत मसारिफ शामिल होते हैं। यानी जितने भी अरसा कलील के औसत मसारिफ होते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने फ़र्ज़ किए हैं 3, इन तीनों को जमा करने से इसका मतलब ये हमने एक ख़त खींचा जिसे हम कहते हैं मलफूफ़ी ख़त, और इसका मतलब है ये अरसा कलील के जितने भी ये औसत मसारिफ हैं सारे के सारे अरसा कलील के औसत मसारिफ के ख़त को अगर जमा कर दिया जाए, हमने जमा करने के लिए जो ख़त खींचा है उसे कहते हैं मलफूफ़ी ख़त, यानी अरसा तवील का औसत मसारिफ का ख़त। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरसा कलील और अरसा तवील के मुख्ततम मसारिफ के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है। यानी कम अरसे के जो मुख्ततम मसारिफ होते हैं और ज़्यादा के, तो इसका मतलब है अरसा तवील में जो मसारिफ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अरसा तवील के मुख्ततम मसारिफ अरसा कलील के मुख्ततम मसारिफ के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अरसा तवील में ख़र्चा ज़्यादा आएगा, वक्त ज़्यादा है हमारे पास, तो हम चीज़ें भी ज़्यादा बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुल वसूली। जैसे बच्चे मसारिफ को लागत कहते हैं, ऐसी वसूली को हासिल भी कहते हैं। यानी अगर ये नहीं आए कि कुल कानून तकलील हासिल, बल्कि सिर्फ ये लिखा हो कि कुल वसूली, तो इसका मतलब है हम जो चीज़ हमने बनाई है उसको बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो पैसे वसूल होंगे। तो बेसिकली वसूली में और पैदावार में यही फ़र्क होता है। हम जो चीज़ें बनाते हैं, यानी जैसे कपड़ा मीटर में बनाया है, चीनी हमने टन में बनाई है, तो उसको कहते हैं पैदावार। लेकिन अगर हम उसे बाज़ार में फ़रोख्त करके जो पैसे हासिल करेंगे उसे कहते हैं वसूली, और इसे हासिल भी कहते हैं। तो कुल वसूली से क्या मुराद है या कुल हासिल से क्या मुराद है, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं किसी शय की ख़ास मिकदार को फ़रोख्त करने से कोई भी फ़र्म मजमूई तौर पर जो रकम हासिल करती है उसे हम कहते हैं कुल वसूली। मसलन कपड़े की कीमत 10 रुपये फ़ी मीटर है, एक फ़र्म ने 100 मीटर कपड़ा फ़रोख्त किया है। इसका मतलब है हमें वसूली पता चल जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे 1 मीटर कपड़े की कीमत 10 रुपये है और हमने 100 मीटर कपड़ा बनाया, तो इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें जो रकम वसूल होगी, यानी कुल वसूली कितनी होगी, 1000 की। कुल वसूली का जो हमारे पास फार्मूला है वो भी बेसिकली यही है, P मल्टीप्लाई Q, मतलब कीमत को ज़रब देंगे जितनी हमने मिकदार को फ़रोख्त कर रहे हैं उसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा हमारी वसूली कितनी हुई है। कुल वसूली का फार्मूला यानी टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुख्ततम वसूली। इसका मतलब है अलग अलग इकाइयों को बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो पैसे वसूल होंगे उसे कहेंगे मुख्ततम वसूली, या फिर हम कह सकते हैं कुल वसूली में होने वाला इजाफ़ा। तो मुख्ततम वसूली से मुराद वो रकम होती है जो कोई भी फ़र्म एक पैदावार की एक ज़ायदा इकाई को फ़रोख्त करने से हासिल करती है, या पैदावार की एक मज़ीद इकाइयाँ फ़रोख्त करने से। सेम वही बात है कि एक ज़ायदा इकाई को फ़रोख्त करने से कुल वसूली में जो इजाफ़ा होता है उसे कहते हैं मुख्ततम वसूली। मसलन सेम ऊपर वाली ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर एंड पे थोड़ी चेंजिंग की गई है। हमने यहाँ पर एक फ़र्म ने 100 मीटर कपड़ा बनाया और उससे कुल वसूली हो गई 1000 रुपये की। अब 101 मीटर कपड़ा फ़रोख्त किया, क्योंकि बनाने का ताल्लुक़ तो पैदावार से है, तो हम तो यहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। उसके बाद हमने 101 मीटर कपड़ा फ़रोख्त करने पर, यानी 101 मीटर जब कपड़ा फ़रोख्त किया तो कुल वसूली हो गई है 1008 की। इसका मतलब है कुल वसूली में कितने का इजाफ़ा हुआ है,
तो यहाँ पर देखा जाए हम माइनस करें तो हमारे पास जो इजाफा हुआ है वो हमारे पास 8 रुपये का, इसका मतलब ये कहलाएगी मुख्ततम वसूली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है औसत वसूली यानी औसत हासिल से क्या मुराद है। तो औसत हासिल से मुराद किसी भी फर्म को अपनी पैदावार को फ़रोख्त करने से यानी फ़ी इकाई वसूली। औसत वसूली से मुराद फ़ी इकाई वसूली है, यानी एक चीज़ को फ़रोख्त करने पे जो हमें पैसे वसूल होंगे उसे कहेंगे औसत वसूली। और औसत वसूली हमेशा कैसे निकलती, किसी भी चीज़ के बारे में अगर औसत निकालना हो तो कुल को यानी कुल वसूली को हम डिवाइड कर देंगे पैदावार की इकाइयों पे यानी क्यू पे। तो टोटल रेवेन्यू मतलब टी आर डिवाइडेड बाय क्यू यानी पैदावार की इकाइयाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है औसत वसूली और मुख्ततम वसूली के खत मुकम्मल मुकाबला के तहत। तो अगर देखा जाए मुकम्मल मुकाबला में हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो है ख़रीदार और फ़रोख्तकार बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इसका ख़त कुछ इस तरीक़ाकार से नज़र आता है, यानी कीमत बराबर होती है औसत वसूली के AR औसत वसूली के एवरेज रेवेन्यू के, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमारे पास बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो बेसिकली मुकम्मल मुकाबला में होता है ख़रीदार और फ़रोख्तकार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इसका जो खाता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इजारादारी के तहत। तो इजारादारी मुकम्मल मुकाबला का बिल्कुल उलट होता है, यानी यहाँ पर चीज़ को बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स मौजूद होता है। अगर चीज़ को बनाने पर किसी शख्स या अदारे का एक ही शख्स या अदारे का कंट्रोल हो उसे कहते हैं इजारादारी। और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास खत कुछ इस तरीक़ाकार से नज़र आता है, और यहाँ पर AR यानी औसत वसूली जो होती है वो हमारे पास औसत वसूली ज़्यादा होती है मुख्ततम वसूली से। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्ततम पैदावारी मालियत। बेसिकली मालियत का मतलब होता है रकम। तो यहाँ बात की जाए तो मुख्ततम पैदावार को बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो रकम हासिल होती है, यानी मुख्ततम पैदावार को बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो रकम हासिल होती है उसे कहते हैं मुख्ततम पैदावारी मालियत। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है नज़रिया तकसीम दौलत की वजाहत। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास जो है नज़रिया है, जो मेन एक ही क्वेश्चन बनता है। इसमें लिखा क्या है, नज़रिए के हवाले से डेफिनेशन है दौलत को 4 अवामिल मिलकर पैदा करते हैं। यानी अगर हम का चीज़ें बना रहे हैं तो इसका मतलब हम दौलत पैदा कर रहे हैं, और दौलत को 4 अवामिल मिलकर बनाते हैं। दौलत इन्हीं चारों अवामिल में तकसीम हो जाती है, यानी ज़मीन को हम उसका मुआवजा, ज़मीन को उसका लगान देते हैं, यानी ज़मीन का जो मुआवजा होता है वो लगान होता है। उसके बाद मेहनत को यानी मज़दूर को उसकी उजरत देते हैं। सरमाए का सूद अदा करते हैं, यानी जो उधार पैसे लिए होते हैं उस पर सूद अदा करते हैं। और एंड पे जो होता है वो जो कारोबार को कंट्रोल यानी तंजीम आजर जो है, जो हम लोग कारोबार को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा मुनाफा बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि नज़रिया तकसीम दौलत का मतलब होता है दौलत को जो 4 अवामिल मिलकर बनाते हैं उन्हीं में दौलत को तकसीम कर देना, ज़मीन को उसका मुआवजा देना, मेहनत को उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुनाफा अदा करना। यही हमारे पास नज़रिया तकसीम दौलत है, और इन चारों अवामिल के मजमूए को कहते हैं आमनीन पैदाइश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नज़रिया मुख्ततम पैदावार। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ मुख्ततम पैदावार। मुख्ततम पैदावार का मतलब होता है आमिल की अलग अलग इकाइयों से हासिल होने वाली पैदावार मुख्ततम पैदावार। यानी अगर हम कहें कि एक मज़दूर ने 10 मीटर कपड़ा बनाया, दूसरे ने 20 बनाया, तो इसका मतलब वो हमारे पास कहलाएगी मुख्ततम पैदावार। लेकिन यहाँ ये नहीं बल्कि नज़रिए की बात हो रही है। तो इसका मतलब है डेफिनेशन है हमारे पास नज़रिए की, मेहनत की मंडी में एक फर्म वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाती है जहाँ अगली इकाई लगाने से इसकी मुख्ततम मसारिफ और मुख्ततम वसूली बराबर हो, यानी मेहनत की मुख्ततम पैदावार और मेहनत के मुख्ततम मसारिफ बराबर हों।
तो बेसिकली हमारे पास जो मज़दूर चीज़ बना रहा होता है, अगर उसको बाज़ार में फ़रोख्त करने से हमें पैसे जो वसूल हों और जो हम उसे उजरत दे रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर हो, यानी सपोज़ हमने जो उसने जो कपड़ा बनाया वो 60 रुपये में फ़रोख्त हो गया, तो बेसिकली वो मुख्तम वसूली है और हमने उसे मुआवजा भी 60 दिया है। इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा जो है हम उसे मज़दूर को उजरत नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी जो बनी हुई पैदावार है, मुख्तम पैदावार है, वो बाज़ार में फ़रोख्त ही हमारे पास जो है उतने की हो रही है जितना हम उसे मुआवजा दे रहे हैं। तो बेसिकली इसका हमारे पास यहाँ पर ये मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नज़रिया मुख्ततम पैदावार के 4 मफरूज़ात को शराइत भी कहते हैं, यानी ये जो नज़रिया है इसकी बुनियाद पर ये नज़रिया कब दुरुस्त साबित होता है, कौन कौन सी शराइत हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जब आमिल की तमाम इकाइयाँ पैदावारी इस्तेदाद के लिहाज से एक जैसी हों, यकसां हों, यानी यहाँ पर जो हम मज़दूर लगा रहे हैं, मोटी तरह की मेहनत लगा रहे हैं, वो हर आमिल की तमाम इकाइयाँ पैदावारी यानी उनकी खसूसियात एक जैसी हों। नेक्स्ट हमारे पास है आमलीन मुकम्मल तौर पर लचकदार हों, यानी हम उनको एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरे के पास आसानी से मुंतकिल कर सकें। नकल पजीरी का मतलब होता है मुंतकिल करना। नेक्स्ट है आमलीन की रसद मुकम्मल तौर पर लचकदार हो, ज़रूरत पड़ने पर हम आमलीन पैदाइश यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम इनको कम ज़्यादा कर सकें। अगर हमें पैदावार चाहिए तो हम उसे कारोबार में लगा सकें। लचकदारी का मतलब होता है तब्दीली। आमलीन की इकाइयों को एक दूसरे से बदला जा सके, यानी हम जो इकाइयाँ लगा रहे हैं, सपोज़ हम मज़दूर लगा रहे हैं 4, तो हम दूसरे की जगह तीसरा या फिर पहले की जगह दूसरा एक दूसरे की जगह उनको तब्दील कर सकें। बेसिकली बच्चे हमारे पास बुक में डेफिनेशन काफ़ी इजी लिखी हुई है। नज़रिया मुख्ततम पैदावार क्या होता है, अगर मुल्क में मुकम्मल मुकाबला के हालात मौजूद हों, यानी ख़रीदार और फ़रोख्तकार मुल्क में बहुत ज़्यादा हों, तो हर आमले पैदाइश को इसकी पैदावारी शोबे में लगाई हुई मुख्ततम इकाई की मुख्ततम पैदावारी मालियत के बराबर मुआवजा मिलेगा। यानी किसी मज़दूर ने अगर जो कपड़ा बनाया है तो इसका मतलब वो मुख्ततम इकाई है और उसको बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो रकम हासिल हुई है वो है मुख्ततम पैदावारी मालियत। तो उसको मुआवजा जो मिलेगा, सपोज़ उसने जो मीटर कपड़ा बनाया वो 1000 का बाज़ार में फ़रोख्त हो गया और उसको जो मुआवजा मिल रहा है तो वो भी 1000 होगा, यानी उससे जो है ज़्यादा का हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसको उसकी बनी हुई जो चीज़ है वो ही 1000 में फ़रोख्त हो रही है। तो इसका मतलब है उसको जो वो मुआवजा मिलेगा वो मुख्ततम पैदावारी मालियत के बराबर होगा। तो पढ़ते हैं मुख्ततम पैदावारी मालियत किसे कहते हैं। मुख्ततम पैदावार को मंडी में फ़रोख्त करने से जो रकम हासिल होती है इसे कहते हैं मुख्ततम पैदावारी मालियत। तो यही है हमारे पास इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसमें होता है कॉन्सेप्ट पैदावार, उसके अलावा वसूली और मसारिफ़। तो बेसिकली चाहे वसूली, मसारिफ़ या पैदावार, इनमें क्या फ़र्क होता है। अगर बच्चे हम जो चीज़ बना रहे हैं, यानी हमने कपड़ा बनाया मीटर में बनाया होगा, उसके अलावा हमने चीनी बनाई है तो वो केजी में या टन में बनाई होगी, तो वो हमारे पास पैदावार कहलाती है। यानी आमिल की इकाइयों को इस्तेमाल करके जो हम चीज़ बनाते हैं, आमिल की इकाइयाँ यानी मज़दूर वगैरह लगा के, सरमाया लगा के, उसे कहते हैं पैदावार। और उस पैदावार को बनाने पे जो खर्चा आता है उसे कहते हैं मसारिफ़ यानी लागत। और हम लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करें वसूली की, तो पैदावार को बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो हमें पैसे वसूल होते हैं, यानी जो रकम वसूल होती है उसे कहते हैं वसूली। इसका मतलब है ये दोनों कॉन्सेप्ट में रुपये का ताल्लुक़ है। वसूली को बच्चे हासिल भी कहते हैं और मसारिफ़ को लागत भी कहते हैं। तो यहाँ पर बनाने पे खर्चा आ रहा है और यहाँ पर उसको फ़रोख्त करने से रकम वसूल हो रही है। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं औसत के और मुख्ततम के। तो बेसिकली जैसे मुख्ततम वसूली है, औसत वसूली है, ऐसे ही औसत पैदावार मुख्ततम पैदावार होती है और इसी तरीक़ाकार से औसत मसारिफ़ और मुख्ततम मसारिफ़ भी होते हैं। अब अगर हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करें, हमें ये बात समझ में आया कि पैदावार किसे कहते हैं, वसूली और मसारिफ़, तो हम बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। बेसिकली मुख्ततम का मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग इकाइयों को, वसूली का मतलब है रकम वसूल होना, तो अलग अलग इकाइयों को बाज़ार में फ़रोख्त करने से जो रकम हासिल होगी उसे कहेंगे मुख्ततम वसूली।
और औसत वसूली का मतलब होता है फ़ी इकाई वसूली, यानी फ़ी इकाई को से जो रकम हमें वसूल होगी उसे कहते हैं औसत वसूली। हालांकि देखा जाए अलग अलग या फ़ी इकाई इसका कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, इसको हम जो है पैदावार के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, यानी औसत में और मुख्ततम में क्या फ़र्क होता है। तो अब बेसिकली हम देखते हैं, हमने अपने जो है मज़दूर लगाए हैं 3। एक मज़दूर ने हमें मीटर कपड़ा बनाया 10, दूसरे ने 20 और तीसरे ने 30 मीटर कपड़ा बनाया। अब कुल मिला के ये हमारे पास हो जाएगा 60 मीटर कपड़ा। अब इसका मतलब है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट समझना है मुख्ततम, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर कपड़े की बात की, इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मुख्ततम का और औसत का, लेकिन किसके तहत, पैदावार के तहत। तो पहले ने यहाँ पर अब ये अलग अलग जो आमले पैदाइश यानी मज़दूरों ने जो कपड़ा बनाया है वो हमारे पास कहलाएगा मुख्ततम पैदावार। अब जो कुल पैदावार है, यानी जब हम औसत निकालते हैं तो हमेशा चाहे बच्चे औसत वसूली निकालें या फिर औसत मसारिफ निकालें या औसत पैदावार निकालें, तो हम हमेशा से कुल को डिवाइड कर देते हैं। यानी ये हमारे पास कुल पैदावार है, हम इसको 60 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। कितने मज़दूर लगाए हमने, 3 मज़दूर लगाए, तो हम 60 को जब डिवाइड करेंगे, अब देखा जाए तो हमने यहाँ पर जो है 60 को अगर डिवाइड कर देंगे 3 पे, क्योंकि हमने 3 मज़दूर लगाए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो है 20 जो आंसर आया वो हमारे पास कहलाएगा औसत पैदावार। यानी हमेशा जब हम किसी चीज़ की औसत निकालेंगे, चाहे हम औसत वसूली निकालें या फिर औसत मसारिफ निकालें, तो हम कुल को डिवाइड करेंगे पैदावार की इकाइयों पे। यानी हम औसत वसूली निकालेंगे तो कुल वसूली को पैदावार की इकाइयों पे तकसीम करेंगे, और औसत मसारिफ निकालेंगे तो हम कुल मसारिफ को पैदावार की इकाइयों पे तकसीम करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हम नोटिस करें तो 20 जो हमें मीटर कपड़ा बना है, इसका मतलब है वो हमारे पास कहलाएगा औसत पैदावार। यानी हर मज़दूर ने हमें 20 मीटर कपड़ा बना के दिया है। हालांकि क्या वाकई बच्चे ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि पहले ने 10 मीटर कपड़ा बनाया था, दूसरे ने 20 और तीसरे ने 30। इसका मतलब है मुख्ततम जो चीज़ होती है वो चेंज होती है हर एक की दूसरे से, लेकिन जो हमारे पास औसत कोई भी चीज़ निकलती है वो सबकी सेम निकलती है। यानी हम हमेशा वो जो औसत निकालते हैं वो कुल को डिवाइड कर देते हैं जितने भी आमिल लगाए हैं। बेसिकली जब हम पैदावार निकालेंगे, यानी जब हम औसत पैदावार निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे आमिल की इकाइयों पे कितने मज़दूर लगाए, और जब हम वसूली या मसारिफ निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे पैदावार की इकाइयों पे, यानी हमने कितनी चीज़ें बनाई। तो टोटल तो हमेशा जो भी चीज़ निकालेंगे वो ऊपर होगी। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है मुख्ततम का और औसत का, चाहे वो वसूली में हो, पैदावार में हो या फिर मसारिफ में हो।